दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 7वें कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 10 प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन मरुस्थल। इस अध्याय में आप जानेंगे मरुस्थल किसे कहते हैं, उष्ण मरुस्थल की विशेषताएं क्या हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थलीय प्रदेश और मरुस्थल की वनस्पतियां, जीव जंतु और मानव जीवन के बारे में। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 7 प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन मरुस्थल। दोस्तों आप जानते हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल का कितना महत्व है और कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। पेड़ पौधे, पशुओं, जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं हो, पशुओं को चरने के लिए घास न हो, फसलों की सिंचाई के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर जीव जंतुओं के लिए जीना कैसे संभव होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों ऐसा प्रदेश जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आसानी से समझाने के लिए पर्याप्त है कि ऐसा प्रदेश जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। और इन क्षेत्रों में वर्ष भर में जितनी भी वर्षा होती है उससे कहीं अधिक जल का वाष्पन हो जाता है। यही कारण है कि एक शुष्क प्रदेश होता है रेगिस्तान। तो जान लीजिए दोस्तों, ऐसा प्रदेश जहाँ पर वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। और यहाँ पर वर्ष भर में जितनी वर्षा होती है उससे कहीं अधिक जल का वाष्पन हो जाता है। तो इसी कारण यह एक शुष्क प्रदेश होता है और इसे रेगिस्तान यानी डेजर्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर ऐसे स्थान गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी। तापमान के आधार पर ऐसे विस्तृत रेगिस्तानी भूभागों को उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और शीत मरुस्थलीय प्रदेश में विभाजित किया जाता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, मरुस्थलों का जो विस्तार है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में है। अफ्रीका का सहारा और कालाहारी मरुस्थल, एशिया का अरब, थार और गोबी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का महान विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी मरुस्थल। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का सोनोरन और एरिजोना मरुस्थल तथा दक्षिणी अमेरिका का आटाकामा और पेटागोनिया मरुस्थल विश्व प्रसिद्ध है और इसे हम आगे मानचित्र पर देखेंगे। आइए जानते हैं उष्ण मरुस्थल यानी हॉट डेजर्ट के बारे में। दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में दोस्तों उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। और ऐसे मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकतर भागों में सामान्यतः वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं। इस क्षेत्र के दिन और रात के तापमान में भी बहुत अधिक अंतर रहता है और दिन धूप वाले और गर्म होते हैं जबकि यहाँ पर रातें बहुत ठंडी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मरुस्थल हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर केवल टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। तो देखिए जो मरुस्थल हैं वहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अंतर पाया जाता है। जो है दिन बहुत अधिक धूप वाले और गर्म होते हैं जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। और यहाँ गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म और सर्दियाँ बहुत अधिक ठंडी होती हैं। और यहाँ के तापमान में इतना अंतर हो जाता है कि ये कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक तो कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुँच जाता है। और यहाँ की जलवायु जो है वो शुष्क होती है और यहाँ पर रेतीली आंधियाँ चलती हैं। रेतीली आंधियाँ इसलिए क्योंकि हर जगह रेत ही रेत का विस्तार होता है, इसलिए जब हवा चलती है तो अपने साथ रेत को उड़ाती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश की सूखी रेतीली जमीन पर क्या कोई वनस्पति होती है और क्या इस क्षेत्र में कोई जीव जंतु रहता है और ऐसे क्षेत्र में क्या मानव जीवन संभव है। तो ये किस प्रकार से है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए पहले यहाँ पर विश्व के मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं
विश्व के मानचित्र पर मरुस्थलीय प्रदेशों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको उत्तरी अमेरिका में कोलोरेडो और एरिज़ोना दर्शाया गया है। तो कोलोरेडो और एरिज़ोना ये संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत हैं। इसके अलावा दक्षिणी भाग में आप देखिए आटाकामा। तो दक्षिणी अमेरिका में जो आटाकामा मरुस्थल है वो उत्तरी चिली में, ये देखिए तटीय क्षेत्र में इसका विस्तार है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोलोरेडो और आटाकामा दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं। तो आटाकामा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी चिली में विस्तृत है, आप जान लीजिए। और कोलोरेडो और एरिज़ोना जो हैं ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। अब आइए अफ्रीका महाद्वीप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सहारा मरुस्थल है जो कि पूरे उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में विस्तृत है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान है। इसके अलावा अरेबियन मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में विस्तृत है। थार का मरुस्थल आप देखेंगे तो ये भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी आदि मरुस्थल हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में है या दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये तो था विश्व के प्रमुख जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार। अब आइए जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियाँ, जीव जंतु और मानव जीवन के बारे में। तो यहाँ पर चित्र में आपको मरुस्थलीय वनस्पतियाँ दर्शाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि मरुस्थल की वनस्पतियाँ किस प्रकार की हैं। दोस्तों, मरुस्थल में आप जानते हैं पानी की कमी होती है और पानी की कमी के कारण ये क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पानी या नमी होती है वहीं पर हरे भरे या वनस्पतियों का विकास या और विस्तार होता है। शुष्क जलवायु और कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वही वनस्पति विकसित हो पाती है जो सूखे की स्थिति का सामना कर पड़े। तो यहाँ पर देखिए कैकट्स और कैक्सट और यहाँ पर आपको पतली जो पत्तियों वाले या कांटेदार वनस्पतियाँ दर्शाई गई हैं। दोस्तों, यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं और वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। जल के वाष्पन को कम करने के लिए इनमें या तो पत्तियां होती ही नहीं हैं और यदि होती भी हैं तो छोटी छोटी, चिकनी और मोटी होती हैं और इन पर छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। इनके तनों पर मोटी छाल होती है। तो ये देखिए, ये प्रश्न हैं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले। अगर जो आपसे मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियों के बारे में विशेषताएं देखे बताएगा तो इसमें से 2-3 तथ्य दे देंगे और एक तथ्य थोड़ा सा चेंज कर देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पानी की कमी के कारण जो है वनस्पतियाँ या तो होती नहीं हैं या वो वनस्पतियाँ होती हैं जो सूखे का सामना करने में उपयुक्त या अनुकूल होती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं, वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। जल के वाष्पन को कम करने के लिए इनमें पत्तियाँ या तो होती नहीं हैं, यदि होती हैं तो छोटी छोटी, चिकनी और मोटी होती हैं। इनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और तनों पर मोटी छाल होती है। दोस्तों, जल कहीं या जहाँ कहीं पर जल के स्रोत या नदी होती है वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घासें उगाती हैं। ये वीरान जमीन पर बगीचे से दिखाई देते हैं, इस कारण इन्हें ओएसिस यानी मरुद्यान कहते हैं। मरुद्यानों में प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियाँ और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी और ताड़ इत्यादि हैं। तो यहाँ पर देखिए मरुद्यान का चित्र दर्शाया गया है। रेगिस्तान में जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होते हैं वहाँ पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे और मानव बसावट हो जाता है, जिसको मरुद्यान कहते हैं। दोस्तों, क्या ये उपर्युक्त विशेषताएं आपके आसपास के किसी पेड़ पौधे में मिलती हैं? पता कीजिए और उसका नाम, उससे होने वाले लाभों को अपनी पुस्तिका पर लिखिए। अब आइए जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की जो मरुस्थलीय क्षेत्र के जीव जंतु कैसे होते हैं। तो आप जान लीजिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव है और वनस्पति भी कम मात्रा में है। इस कारण यहाँ जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम है और यहाँ वे जीव ही रह पाते हैं जिन्हें पानी की कमी की आवश्यकता हो
या पानी की कम आवश्यकता हो और जिनमें अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता हो। तो रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक प्रमुख जानवर ऊँट है। इसे मरुस्थल का जहाज़ या रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं, क्योंकि एक तो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल होता है, दूसरे बहुत अधिक सामान आदि ढो सकता है और पानी एक बार पानी पीने पर ये कई दिनों तक इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण दोस्तों ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। ऊँट की पीठ पर बड़ा सा कुबड़ होता है जिसमें वसा या चर्बी इकट्ठा होती है। ये वसा पानी की कमी को पूरा करती है और ऊँट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह लेता है। मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सवारी और सामान ढोने के काम आते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में दोस्तों भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। कुछ अन्य जीव जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं जो प्रायः गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर माद या बिल बनाकर रहते हैं। इसमें नेवला, सांप, बिच्छू, गोह, हिरन, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी और रेगिस्तानी चूहा इत्यादि हैं। आप जानिए कि ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं क्यों, और ऊँट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है। तो बहुत छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं जो कि जो रेत और बालू है उस पे चलने के लिए उपयुक्त होते हैं। ऊँट को मरुस्थल का जहाज़ इसलिए कहा जाता है कि ये मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुकूल है। बहुत अधिक इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बिना पानी पिए ये बहुत दिनों तक रह सकता है और ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में सामान ढोने और यहाँ से वहाँ आने जाने में उपयुक्त यातायात का साधन भी है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ आप विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, वहाँ कभी एक पूरी तरह हरा भरा मैदान था। ये एक सघन बसा क्षेत्र था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और घड़ियाल पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरियाँ आदि यहाँ पर सामान्य जानवर थे। लेकिन ये सब कहाँ चले गए, कहाँ समाप्त हो गए, इसके बारे में हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। रेगिस्तान में मानव जीवन या मरुस्थल में मानव जीवन कैसा होता है, इसको देखते हैं। दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। यहाँ पानी की कमी के साथ साथ तापमान में भी बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तापमान कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम हो जाता है। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियाँ नष्ट होने का डर बना रहता है। इन सभी कारणों से यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियाँ दूर दूर बसी हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में कुछ आदिवासी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। इनमें अरब की बद्दू जनजाति और कालाहारी की बुशमैन जातियाँ प्रमुख हैं। कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं, जबकि अरब के बद्दू ये जानवरों को पालकर जीवन गुजारने वाले चरवाहे हैं। बद्दू लोग जानवरों को चारे और पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं और यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊँट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भर कर ले जाते हैं, जिससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है। यहाँ के निवासियों के जीवन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ पर नदियों की घाटियाँ या खनिज तेल जैसे उपयोगी साधन हैं, वहाँ पर सरकारों द्वारा रेल मार्ग और सड़कों का विकास किया जा रहा है। खनन व्यवसाय और उद्योग धंधे भी विकसित हो रहे हैं और जहाँ पर नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ पर कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए। दोस्तों मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीलों को बालुका स्तूप या सैंड ड्यून कहते हैं। ये टीले हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, जिससे गर्मी का प्रभाव कम हो सके। अब आइए जानते हैं दोस्तों इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों के हल के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है। आप जान लीजिए कि मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ तेज हवाएं या धूप होती है और इस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर रहता है। दिन जो है धूप वाले और गर्म होते हैं, जबकि रातें बहुत अधिक ठंडी होती हैं। दूसरा प्रश्न है मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश में पानी की कमी होती है, नमी नहीं होता है, तो ये क्षेत्र वनस्पतियों के वितरण के लिए उपयुक्त नहीं है। शुष्क जलवायु और कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय वनस्पतियां विकसित हो जाती हैं।
यहाँ की वनस्पतियाँ जो हैं दोस्तों, यहाँ की वनस्पति जो है आप जान सकते हैं कि इनकी जड़ें लंबी होती हैं, ये भूमि की गहराई से नमी प्राप्त करती हैं और वाष्पोत्सर्जन या जल वाष्पन की कमी को कम करने के लिए इनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, पत्तियों की जगह कांटे होते हैं और जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होती हैं वहाँ पर पेड़ पौधे, घास और झाड़ियाँ उगाती हैं और ये वीरान ज़मीन पर बगीचे जैसे दिखाई देते हैं और इस कारण इनको मरुद्यान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम होती है। यहाँ पानी की कमी और तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। तापमान कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम हो जाता है और इन सभी कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियाँ बहुत दूर दूर बसी हैं। यहाँ पर जो आदिवासी जनजातियां रहती हैं उसमें अरब की बद्दू और कालाहारी की बुशमैन जातियां प्रमुख हैं। कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर हैं, जबकि अरब के बद्दू जानवरों को पालते हैं और जानवरों के चारे पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी से बने हुए थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इसमें देर तक पानी ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो एक तो नदियां और नहरें निकालकर कई स्थानों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कृषि की बढ़ोतरी होगी। सड़कों और रेल मार्गों का विकास करके जनजीवन को सामान्य किया जा सकता है और खनन और उद्योग धंधे लगाकर भी जनजीवन सामान्य बनाया जा सकता है। आइए सही जोड़े बनाते हैं। सहारा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। विक्टोरिया आप जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है। एरिजोना ये उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है, पठारी क्षेत्र है। थार जो है ये एशिया में और आटाकामा दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी चिली में विस्तृत मरुस्थल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 10 प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन मरुस्थल। इस अध्याय में हमने मरुस्थल या रेगिस्तानी क्षेत्रों में वनस्पतियां, जीव जंतु और मानव जीवन के बारे में जाना और अंत में हमने अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व किया है, जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप इस वीडियो को तैयार कर लीजिएगा, इस चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।